ठीक है, तो सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ रिडक्शन का मतलब हुआ खुद के साथ रिएक्ट करके अपने को मेटल दे देना। खुद के सल्फाइड के साथ ऑक्साइड रिएक्ट करके अगर मेटल दे दे तो दैट इज अ सेल्फ रिडक्शन। छापो फटाफट से। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिडक्शन का। एग्जाम्पल लेड और कॉपर। ठीक है, थर्माइट में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया था रिडक्शन करने के लिए। टेंथ में था रेल पटरी वाला। हाँ टेंथ में था। टेंथ में भी था ना मेटलर्जी। छाप लिए? ऐसा जो कोई अभी भी छाप रहा है, छापो 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 भाई, कोई दिक्कत नहीं, छापो। छाप लिए? चलो ठीक है। सो ये अपने पास हो गया सेल्फ रिडक्शन की कहानी। अब नेक्स्ट अपन आते हैं जिससे मेटल को निकालते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, सो इसके बाद अपन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में करते क्या है कि मेटल को क्या किया जाता है कि पहले पहले उसको मेल्ट करते हैं, मोल्टेन फॉर्म में लेके आते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। ध्यान से सुनना, पहले मोल्टेन फॉर्म में लेके आया गया और फिर उसका क्या किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस किया गया। ओर लिया, ओर को मोल्ट किया, मेल्ट करके मोल्टेन फॉर्म में लेके आए, फिर इलेक्ट्रोलिसिस किए। जब उसको मोल्टेन फॉर्म में लेके आते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को डाले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा दे या आयंस दे दे। क्या होता है उन इलेक्ट्रोलाइट से? तो हमको दो तीन फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा, वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। किसका मेल्टिंग पॉइंट? ओर का मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या करता है, उस ओर के कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, और तीसरा जो है वो उसके कोरोजन, जो मेटल का कोरोजन होता है उसको रोक देता है। कैसे? रिएक्शन फास्ट होगी तो कोरोजन होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब मेनली ये दो मेटल्स के लिए हमको पढ़ना है। किसके किसके लिए पढ़ना है? तो सोडियम और एल्यूमिनियम के लिए पढ़ना है कि इन दोनों को बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे अलग किया जाता है, किसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो जो अपने पास हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं मेनली उनके लिए इस्तेमाल होता है, जिनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड वाले हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, तो क्या चलो इधर आ गया, पर हमको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर में एल्यूमिनियम रहता है। तो जो थोड़े अच्छे रिएक्टिव है उनके लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं इसमें? तो देखो ध्यान दो, दिस प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो हाई रिएक्टिव या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन अ लार्ज सेल, बड़े से बैटरी में इसको या बड़े से सेटअप में करते हैं, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये तीन तरह के काम में मदद करता है। एग्जाम्पल समझो फिर लिखना।
इसका एग्जाम्पल अपने पास पहला दैट इज सोडियम का मैन्युफैक्चरिंग। कैसे करते हैं सोडियम को? तो सोडियम को पहले फ्यूज किया जाता है। फ्यूज का मतलब क्या? मेल्ट करना। याद करो बचपन में पढ़ाया जाता था फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन का मतलब क्या होता था? मेल्टिंग होता था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड को बनाना। ठीक है, तो भैया सबसे पहले यहाँ पे क्या करना? मेल्ट किया जाता है। किसको मेल्ट किया जाता है? तो जो भी अपने पास ओर है। अब जैसे सोडियम निकालने के लिए हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट वही एक तरीके का ओर है। तो उसको पहले मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके एक बैटरी में डालते हैं। बैटरी कैसा? जो हम बैटरी समझ रहे हैं वो नहीं, एक ऐसा जगह जहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया जा सके और वहां से अपने पास क्या हो जाए? मेटल मिल जाए। बिल्कुल वैसे जैसे हम पानी में इलेक्ट्रोड को लगा के हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालते हैं, रॉड्स को लगाते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग। उसी तरीके से NaCl के साथ भी सेम काम करने वाले हैं। तो हमने क्या किया? एक डब्बा लिया। एक डब्बे में क्या किया? मेल्ट किया हुआ NaCl रखा। ठीक है, इसमें मोल्टेन NaCl है। इस मोल्टेन NaCl को क्या किया जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा इस मोल्टेन NaCl का। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट कहाँ पे कौन सा बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो भैया 2 रॉड लगा दिया, 2 रॉड लगा दिया, उसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी रहा। ठीक है, एक से पॉजिटिव टर्मिनल को, एक से नेगेटिव टर्मिनल को। अब कहाँ पे कौन सा मिलेगा इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हमको मिलता है क्लोरीन। यहाँ पे हमको मिलता है क्लोरीन, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिलता है हमको Cl2 और यहाँ पे हमको मिलता है Na। निगेटिव टर्मिनल के पास मिलेगा Na, पॉजिटिव के पास मिलेगा Cl2। इस निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? तो इस वाले को हम बोलते हैं कैथोड। इस केस में इसको कैथोड और इसको क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है, तो निगेटिव वाले को कैथोड और पॉजिटिव वाले को हम क्या बोल लेते हैं? एनोड बोल लेते हैं। डन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस किया जाएगा NaCl का, तो कहाँ पे कौन मिलेगा, कहाँ कैथोड पे कौन मिलेगा, एनोड पे कौन मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है? तो ओवरऑल रिएक्शन देखो ऐसी होती है। ये NaCl है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। इसको जैसे ही करंट पास कराया, ये क्या हो गया? Na मिल गया और साथ में क्या मिल गया? Cl2 मिल गया। ये गैसियस फॉर्म में मिलता है, ये अपने को एमलगम फॉर्म में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एमलगम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। सो कन्वर्टेड टू एमलगम। ये आपके बोर्ड में नहीं है पर ध्यान रखना, काम की चीज है। एमलगम बाई Hg का यूज करके, मर्क्यूरी का यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एमलगम। और एमलगम क्या होता है? एक एलॉय है। किसका? मर्क्यूरी का। तो इस तरीके से NaCl से हम क्या करते हैं? सोडियम निकालते हैं। ये क्लोरीन अपने काम की चीज है, ये आ जाता है अपने काम क्या बनाने के लिए? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के भी बहुत ज्यादा काम आता है। दूसरी चीज ये देखो, कैथोड का हाफ रिएक्शन है। Na प्लस ई इलेक्ट्रॉन को लिया तो Na बन गया, रिडक्शन हो गया। ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लूज करके इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये 2 हाफ रिएक्शंस मिले और ये अपने पास फुल रिएक्शन बन गया। हम हाफ रिएक्शन पढ़ा करते थे 11th में, दैट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के 2 हाफ रिएक्शन, दोनों को मिला के ये कंप्लीट कर लिया। फटाफट से अब पीछे वाले को पहले लिखो, फिर इसको लिखना। तो पहले इसको छापो, इसको छापो, फिर उसके बाद NaCl के पढ़ेंगे और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को छापो फटाफट से। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखना एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। रट्टा मारना है, ध्यान रखना, इसमें छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। पॉइंट बोल रही है अनुष्का? कौन सा वाला पॉइंट बोल रही है बेटा? ये तीनों पॉइंट्स हमको कह रहे हैं
देखो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भैया हम मेल्ट करने के लिए वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, कौन? इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए डालते हैं। दूसरा है कि वो कंडक्टिविटी बढ़ाता है ताकि आसानी से हम कर पाए, वो जो रिडक्शन है इसलिए डालते हैं। और तीसरा उसका हेल्प है कि वो कोरोजन से बचाता है। कैसे कोरोजन कैसे हो जाएगा? तो बेटा बहुत, मान लो इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला, प्रोसेस बहुत स्लो होगा, कोरोजन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, फटाफट प्रोसेस होगा, कोरोजन नहीं होगा। डन है अनुष्का? ठीक है। इनहैंस कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो प्रोसेस आसानी से होगी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं ना। छाप लिया सबने इसको? छापो छापो भाई छापो, कोई जल्दी नहीं, छापो छापो, छाप के मैसेज करो। दीक्षा कुछ बोल रही है क्या बेटा? छाप लिया सबने? डन है? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वाला छापो, मैं स्लाइड आगे। छाप लिया? क्या हो गया अनुष्का? कैथोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? बिल्कुल। कैथोड एनोड इसीलिए तो होता है, कैथोड का मतलब वो जगह जहां रिडक्शन होता है, एनोड का मतलब वो जगह जहां ऑक्सीडेशन होता है। यही तो मतलब होता है कैथोड और एनोड का। हाँ बिल्कुल दीक्षा, सोडियम का एक्सट्रैक्शन जो होता है उसको बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस, वही लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटालिक सोडियम इज डाउन्स प्रोसेस। इस पूरे मेथड का नाम है डाउन्स प्रोसेस। छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? चल ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज कि भैया एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है। सो नेक्स्ट अपने पास है दैट इज एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हेल हेरोल्ड प्रोसेस। ये फेमस बहुत प्रोसेस है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस है। ठीक है,
आते हैं निमेश, क्या बोल रहा है पता नहीं, आते हैं अपन जब बात करेंगे उसमें क्या चीज बोल रहे हो, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी दैट इज हेल-हेरोल्ड प्रोसेस, इसको ध्यान से समझना क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो देखो इसका सेटअप कुछ ये है, समझते हैं जरा इसको। तो ये आपके पास एक बड़ा सा ये एक बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा सा एक टंकी है। इस टंकी में क्या है ना कि अंदर में ये कार्बन की लाइनिंग लगाई हुई है, कार्बन की लाइनिंग है, पतला सा लाइनिंग लगा दिया जाता है कार्बन का, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज बॉक्साइट ओर को मेल्ट करके इसमें डाल देते हैं। डाल दिया, बड़े से टंकी में कार्बन की लाइनिंग लगी है। ये जो कार्बन की लाइनिंग है इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली डायनेमो होता है, बैटरी तो नहीं होता, डायनेमो होता है वहां पे, जब इंडस्ट्री में करते हैं तो बैटरी से तो काम चलेगा नहीं, पर हम अपने लिए समझ लेते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ बैटरी। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया निगेटिव टर्मिनल को। पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको समझना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है कि कॉपर का एक ऐसा चिमटा होता है, उस चिमटे से पकड़ के और वहां पे डिप कर दिया जाता है ग्रेफाइट के रॉड्स को, किसके अंदर, तो भैया जो यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में Al2O3 है उसके अंदर ग्रेफाइट के रॉड को डिप कर दिया जाता है। अब होता क्या है इससे, होता ये है कि जो ये अपने पास एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम किस फॉर्म में, तो Al2O3 के फॉर्म में, ये क्या होता है कि इस कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या होता है कि एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और CO2 बन के यहाँ बाहर निकल गया। अब बात है कि कौन सा वाला कार्बन, ये इस ग्रेफाइट रॉड वाला कार्बन है जिसके साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन CO2 बनता है, ये जो कार्बन CO2 बनता है कहाँ बनता है, एनोड पे। एनोड का मतलब कहाँ पे, पॉजिटिव वाले पे ही रिएक्शन होती है जिसमें CO2 हमको बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको मेल्टेड फॉर्म में मिल जाता है, और मेल्टेड फॉर्म में मिल गया तो अपना काम बन गया। साउंड नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है साउंड? ये भाई कैसे, क्या हो गया था, साउंड क्यों नहीं आ रहा था कुछ लोग को? अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, कार्बन का ये ग्रेफाइट रॉड जो है उसको डिप कर दिया गया है एल्यूमिनियम में। किसका, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था बॉक्साइट ओर में। उसके बाद ये जो डब्बा था, इस डब्बे में अंदर में कार्बन की लाइनिंग थी। ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट क्या होगा कि टाइम के साथ धीरे धीरे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ये ग्रेफाइट, और रिएक्ट करके CO2 बन के बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे ये ग्रेफाइट जो है रिएक्ट करके पतला होते जाता है, फिर बहुत जब पतला हो गया तो इसको हटाते हैं, चिमटे से निकालते हैं, और फिर दूसरा रॉड लगा के फिर से उसमें डिप कर दिया जाता है। यही कहानी है अपने पास हेल हेरोल्ड प्रोसेस की। इंपॉर्टेंट बात है कैथोड, मतलब ये जो नीचे वाली कार्बन की लाइनिंग है, यहाँ मिलता है एल्यूमिनियम, और ये जो है, ये जो ऊपर में ग्रेफाइट की लाइनिंग है, ये धीरे धीरे खत्म होते जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखा रहा हूँ, और इस डायग्राम को आसान भाषा में पहले बना देता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स में ना रहे, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए एक सिंपल डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। चलो, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। रिएक्शन इसका लिखना है, रिएक्शन लिखिएगा आप, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। रिएक्शन इसका लिखना है, इसलिए रिएक्शन लिख लेना। बाकी इसको आसान भाषा में बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो कर पाना, ठीक है। और थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दूंगा। चलो, कहानी कैसी है, एक डब्बा है, ठीक है, एक ये डब्बा है, हाँ ये डब्बा है। इस डब्बे में क्या किया गया, तो इस डब्बे में अंदर में एक और भी लेयर लगाया गया, ये कार्बन का लेयर है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि कुछ कार्बन के रॉड्स को डिप कर दिया गया, ये 2 रॉड लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको किसके थ्रू क्लैंप किया गया, बांधा गया, किसके थ्रू, तो भैया इसको बांधा गया है थ्रू कॉपर का। वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है तो अपन उस पर बात नहीं करेंगे, क्लैंप जो है वो कॉपर से करते हैं। इसको क्लैंप कर दिया गया ये, और इसको फिर क्या किया गया, बैटरी से कनेक्ट किया गया। इस अंदर वाले को भी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कैसे किया गया बैटरी से कनेक्ट, तो टर्मिनल्स को जरा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे ये टच ना करे। हाँ।
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, तो इसके अंदर में आपका मोल्टेन Al2O3 है, यहाँ पे ये बैटरी है, इस बैटरी का ये अपने पास ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला अपने पास हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाला जो है ये हो गया अपने पास नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ऊपर, हाँ ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो ये अपने पास ऊपर वाला इस पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया अपने पास नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अपने को जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब ब्रेक होकर एल्यूमिनियम देता है, तो यहाँ से ये मोल्टेन फॉर्म में निकल जाता है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ से एल्यूमिनियम अपना निकलेगा किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। ये है क्या, सो ये अंदर में है अपने पास मोल्टेन Al2O3, मोल्टेन बॉक्साइट है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास कार्बन है या ग्रेफाइट का रॉड है, ठीक है। सो ये बोल सकते हो ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। तो इस तरीके से आसान भाषा में आप डायग्राम को इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसको ध्यान रखना। इस रिएक्शन को जरूर लिखना। ये जो रिएक्शन दिए, इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे तो मैं बता देता हूँ। इस रिएक्शन को पहले लिखना, उसके नीचे फिर इस रिएक्शन को लिखना और इस डायग्राम को बनाना, ठीक है। तो ये रिएक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं साइड में लिख रहा हूँ, उसको आप बाद में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली चीज, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड, दैट इज CaF2 और CaF2, एंड द सेकेंड दैट इज नोन एज Na3AlF6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ना ये नीट वाले जो है वो खास करके इस क्वेश्चन को पूछे हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं फ्लोरोस्पार, एक बार पहले भी आया था याद करोगे तो, और नीचे वाला इज क्रायोलाइट। इन दोनों को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। वहां पे थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना इलेक्ट्रोलाइट, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होते हैं ये दोनों। क्या करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे कि मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देंगे, यही इनका काम है। सो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड है ग्रेफाइट टाइम के साथ कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बदलना पड़ता है। सो ग्रेफाइट रॉड is changed by time to time due to formation of CO2, ठीक है। CO2 के फॉर्मेशन की वजह से ग्रेफाइट रॉड को बदलना पड़ता है। छापो फटाफट से, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना, छापो जल्दी से। रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन, ये ऊपर वाली और ये रिएक्शन, फिर ये डायग्राम, फिर ये पॉइंट, छापो जल्दी से। छाप लिया सबने, छाप लिया क्या? छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं है, छापो।
छाप लिया सबने? कोई अभी भी छाप रहा है क्या? नहीं है? चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, कि भैया चलो ये तो डन है, समझ में आ गया कि ये कैसे करते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखो ये आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का पूरा फ्लो चार्ट है, पूरा फ्लो चार्ट है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस फ्लो चार्ट पे आएंगे। चलो, तो अभी लिखना नहीं है। देखो आयरन को एक्सट्रैक्ट जो करते हैं उसको करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। दिस इज नोन एज ब्लास्ट फर्नेस। तो मैं यहाँ साइड में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं लिखते जा रहा हूँ, जो आपको उस वाले स्लाइड में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। पहला चीज है दैट इज नोन एज कि भैया कहाँ करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। दूसरी चीज, इस फर्नेस को बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस की खासियत क्या है, तो खासियत ये है कि समझो ये बड़ा सा भट्ठा है या भट्टी है, जो बोलना है बोल लो। और ऊपर में क्या होता है कि एक ऐसे सा एक जगह बनाता है, एक कटोरे टाइप का एक बड़ा सा कंटेनर होता है, जिसमें सारी चीजों को मिक्स करके डाल देते हैं, और वो छन्नी के जैसे ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे आ रहे होते हैं, और नीचे से इसमें आग लग रही होती है, ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है यहाँ से। खासियत क्या है, इस खासियत को ध्यान देना। ऊपर में डालते हैं और लाइमस्टोन और कोयला, दैट इज कोक, ऊपर से डाला जाता है। नीचे से ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है। खास बात ध्यान रखो, टेम्परेचर जो है वो नीचे में बहुत हाई होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम होता है। मतलब ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है, नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है। मतलब और को ध्यान से सुनना इस बात को, और जो है वो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसको टेम्परेचर मिलती है। ये भट्टी है अनुष्का, ये भट्टी है, भट्टी जिसमें हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे और नीचे जाते जाएगा वैसे वैसे उसको हाई टेम्परेचर मिलते जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड पॉइंट में लिखा बिल्कुल, चिमनी, चिमनी भट्टी जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, at upper part temperature is low and at lower part temperature is high, ठीक है। तो अपर पार्ट पे टेम्परेचर जो होता है, अपर पार्ट पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और लोअर पार्ट पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलो अभी लिखना नहीं है, अभी रुक जाना। उसके बाद इसमें होता क्या है, समझो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से। होता ऐसा है कि ऊपर से और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक मतलब कोयले को एक तरीके से डाला। हुआ क्या कि देखो, अब ये आग तो लगी है तो कोयला जलेगा, कोयला जलेगा तो ऊपर में, चूंकि देखो ऑक्सीजन तो नीचे से डाला, तो ऊपर में ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ CO रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि ओर के साथ Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके इसको पहले Fe3O4 बनाता है, फिर Fe3O4 के साथ फिर से रिएक्ट करके FeO बनाता है। सो ऊपर में जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम किया, वो कौन काम किया, CO काम किया। ध्यान रखना, ऊपर में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, CO। ऊपर में टेम्परेचर क्या है, कम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, एट लो टेम्परेचर CO इज, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ कम टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, तो कम टेम्परेचर पे कौन था रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये और जो है वो धीरे धीरे FeO बन गया, FeO बन के और नीचे आया, नीचे में Fe जो है वो कार्बन से रिएक्ट करके Fe बना, जो बच खुच गया वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके Fe बना। तो बेसिकली पूरे कहानी में हुआ क्या, हमको कोर पॉइंट पे ध्यान देना, सारे रिएक्शंस रट्टा नहीं मारने, हमको सीधे ऐसे सोचना है, ऊपर में CO के साथ, नीचे में C के साथ।
तो हमारे को ये बात ध्यान में रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है, भट्टी में ऊपर में अगर आपको आयरन मिल गया रिड्यूस होके, ओर से आयरन निकल के मिल गया, तो उसका जिम्मेदार सीओ था। अगर नीचे में आयरन मिला है, ठीक है, सो नीचे में अगर आयरन मिला तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन है। तो एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर नीचे में हाई है, तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? सी इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस भट्टी में जब नीचे आता है, नीचे में कार्बन से रिएक्ट करेगा और तो हमको मेटल मिलेगा, आयरन मिलेगा, ऊपर में सीओ से रिएक्ट करेगा और तो हमको मेटल मिलेगा। तो दोनों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। एलिंघम डायग्राम में भी यही दोनों की मेन चर्चा थी। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी है कि कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस में रिएक्शन कैसे होती है यहाँ दिया गया है, हर टेम्परेचर पे अलग अलग कैसे कैसे रिएक्शंस होती है, आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये याद नहीं रखना। अब एक सवाल आता है कि ये लाइमस्टोन क्या करता है। सो देखो, लाइमस्टोन इज CaCO3। CaCO3 जब हीट होगा, चूंकि अंदर में हीट होगा, तो ये बन जाएगा CaO + CO2। देखो ये CaO जो है ये बड़े काम की चीज है। कैसे? लास्ट क्लास में पढ़े थे कि आयरन के ओर में एक गैंग होता है जिसको बोलते हैं सिलिका। सिलिका आयरन में गैंग था और कॉपर में एज अ फ्लक्स ऐड करते हैं। मैंने बोला था कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में इस रिएक्शन का इस्तेमाल होगा, लास्ट क्लास में बताया था। अगर याद नहीं है तो याद करना, सिलिका के बारे में चर्चा थी। देखो लास्ट क्लास याद करोगे तो देखो बताया था। हाँ याद करो, यहाँ पे बताया, कहाँ गया वो, देखो यहाँ पे ये लिखवाया था ना, आयरन का एक्सट्रैक्शन, इसमें सिलिका क्या होता है? गैंग होता है। ठीक है, तो अब देखो वही गैंग की रिएक्शन यहाँ फिर से आएगी। कैसे आएगी? तो भैया देखो वही गैंग का रिएक्शन यहाँ कैसे आने वाला है। तो ये जो सिलिका यहाँ मिलेगा, जो SiO2 जो यहाँ पे एज अ गैंग है, वो इस CaO के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये स्लैग बना लेगा जो वेस्ट मटेरियल होता है, और वहां से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? CaCO3 का यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को डालते हैं ताकि वहां से गैंग को बाहर निकाला जा सके स्लैग बना के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आयरन के एक्सट्रैक्शन में CaCO3 का क्या रोल है? तो CaCO3 ब्रेक होके CaO देता है। CaO जो है वो एज अ यूज होता है फ्लक्स, जो कि गैंग को बाहर निकालने में मदद करता है। सो ये क्या है अपने पास? फ्लक्स है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, CaCO3 गिविंग CaO + CO2, और यहाँ पे ये CaO क्या है? तो भैया ये CaO अपने पास क्या है? तो ये अपने पास क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी होगी कि हम आयरन के एक्सट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो है, बाकी आपको परेशान नहीं होना, रिएक्शन सारे लिखने, लेकिन अभी रुक जाओ। दूसरी चीज कि चलो ये तो आयरन का हमको ओर मिला तो हमने किया, पर आयरन का ओर हमको मिलता जब है तो हम उसके साथ क्या क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, फिर रोस्ट या कैल्सिनेशन क्या करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। तो इस फ्लो चार्ट को देखते हैं कहानी कैसी है। तो देखो सबसे पहले जो आयरन का ओर मिला, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान दो, आयरन के ओर को क्या किया गया? कॉन्सेंट्रेट किया गया ग्रेविटी प्रोसेस, मतलब जो अपने पास हाइड्रोलिक वॉशिंग था उससे, जिससे मिट्टी बाहर निकल जाए, मिट्टी धो दिया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कुछ नहीं है, मैग्नेटिक सेपरेशन को ही बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। कॉन्सेंट्रेशन हो गया। फिर इसको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों करते हैं। क्यों कैल्सिनेशन करते हैं? ताकि वहां से मॉइस्चर को निकाला जा सके। सिर्फ गर्म करेंगे हवा के एब्सेंस में, मॉइस्चर बाहर हो जाएगा। मॉइस्चर बाहर हो गया, फिर उसको रोस्ट करेंगे ताकि जो अदर चीजें हैं जैसे CO2 SO2 S2O3 ये बाहर आ जाए। मतलब अगर आपके पास कार्बोनेट है तो CO2 दे के बाहर निकल जाए, अगर सल्फाइड है तो SO2 दे के बाहर निकल जाए। फाइनली हमको बनेगा सिर्फ ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। अब इस आयरन के ऑक्साइड को करते हैं स्मेल्टिंग। कैसे स्मेल्टिंग करते हैं? तो स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। कैसे? तो ओर, कोक और लाइमस्टोन को डाल के। और रिएक्शन कौन सी होती है? तो ये सारी रिएक्शन जो आपको यहाँ लिखी हुई थी, वो सारी रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। इन रिएक्शंस का मेनली इस्तेमाल होता है वहाँ पे। ये आपको नीचे लिखा है जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया, कैल्शियम कार्बोनेट CaO CO2 CaO SiO2 ये स्लैग बना लेता है। CaO यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा होता है? तो एज अ फ्लक्स वर्क कर रहा होता है। तो ये चीज भी आप लिख चुके हैं, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है? तो यहां से स्टार्ट करो, ठीक है,
पहले उस इसके पहले वो ऊपर का पॉइंट लिख लेना, क्या है ऊपर का पॉइंट। तो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इस ऑक्साइड और स्पेशली फ्रॉम कौन से और, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लेमोनाइट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज द फॉलोइंग। आपको ये सारे फ्लो चार्ट बनाने हैं, इसको आपको नहीं लिखना, यहाँ तक लिखो। उसके बाद क्या है, तो देखो ये नीचे में जितना दिया है ना ये सारे रिएक्शंस, इसमें और भी बहुत सारे गैंग होते हैं। आयरन में जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिका है, बहुत सारे गैंग होते हैं। तो उन सारे गैंग्स को ऐसे ऐसे इन रिएक्शन से अलग किया जाता है, जो कि एनसीईआरटी आपको नहीं बोलती पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनसीईआरटी कतई नहीं बोलता पढ़ने के लिए, तो आपको इनको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की इच्छा हो तो लिख सकते हो, बाकी बोर्ड्स में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली ऊपर की पॉइंट लिखना है, फिर ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ तक बनाना है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाऊंगा, उसको नोट डाउन कर लेना, काम खत्म। ठीक है, तो शुरू हो जाओ, रिएक्शन लिखो और उसके ये पहले ऊपर का पॉइंट लिखो और फिर इस फ्लो चार्ट को बनाओ यहाँ तक जहां तक मैंने ये लाइन बनाई है, यहाँ तक करो फटाफट से, शुरू हो जाओ। तो मैं ऊपर से नीचे करता हूँ, हाँ, छापो इसको जल्दी से और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। कोई ऐसा जिसको अभी भी थोड़ा भी खोपड़े में नहीं गया तो मुझे बता दो। रिएक्शंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, इसका कोई उपाय नहीं है। याद रखना है तो रखना है यार, उसका क्या कर सकते हैं अपन। छापो, रिडक्शन तक जल्दी छापो। और छाप के मुझे मैसेज करो फटाक से।
लिख लिया सबने? लिख लिया? चलो लिखो 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 भाई, येलो लाइन तक लिखना है आपको, ठीक है? उसके बाद वाले आपके किसी खास काम के नहीं है। येलो लाइन तक लिख लिया? चलो ठीक है। अब देखो ये जो एक्सट्रैक्शन हुआ, इस एक्सट्रैक्शन के बाद हमको मिलता क्या है? तो उसके बाद हमको मिलता है ये नेक्स्ट लिखना, एरो बना के यहाँ तक लिखने के बाद जैसे ये एरो बना वैसे लिखना, और दैट इज पिग आयरन। तो बेसिकली देखो होता क्या है, लिख लेना बस पिग आयरन तक लिखना, उसके बाद काम खत्म। बस पिग आयरन यहाँ तक लिखने के बाद एक एरो बनाना, ऐसे एरो बनाना और एरो बना के लिखना पिग आयरन, पिग आयरन, ठीक है? ऐसे लिख लेना, ठीक है? छाप लिए? चलो अब देखो होता क्या है, पिग आयरन का मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे ना जैसे ये नीचे होते 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 नीचे आते जाएगा, ग्रेविटी ये नीचे आते जाएगा, और आते आते क्या होगा कि यहाँ जो मोल्टेन फॉर्म में आयरन मिलेगा दैट इज नोन एज पिग आयरन। इसको पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छा क्वालिटी का आयरन नहीं होता। और जो ये स्लैग बना था CaSiO3 का, वो स्लैग का डेंसिटी कम होता है, तो ये पिग आयरन के ऊपर तैरते रहता है। एक और हम स्लैग को निकाल लेते हैं जो कि सॉलिड वेस्ट है, और दूसरी तरफ पिग आयरन को निकाल लेते हैं, अपना काम बन गया, ठीक है? तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है आयरन का। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फटाफट छापो, और इसी के साथ आज की सभा को हम विराम लगा देंगे। अगले क्लास में फिर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद से अच्छे से छापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको अच्छे से छापना। स्लैग वाला रिएक्शन यहाँ छोड़ दिया था, नहीं नहीं, स्लैग वाला रिएक्शन यहाँ लिख लेना। एक मिनट रुक जाओ, ये स्लैग वाली रिएक्शन वहाँ हटाया था तो यहाँ लिखवा देता हूँ मैं। हाँ। फिगर नहीं बनाने की जरूरत है, फिगर क्या बनाओगे, बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, ठीक है? तो ये रिएक्शन लिख लेना, SiO2 प्लस CaO गिविंग CaSiO3, ये है स्लैग, ये है फ्लक्स, और ये है गंगू, दैट इज गैंग, ठीक है? तो फटाफट छापो इन पॉइंट्स को, और इसी के साथ आज की सभा हम यहीं पे विराम लगा देंगे। बाकी किसी को मन है बनाने का तो बनाओ फर्नेस, कोई दिक्कत नहीं है, भट्टी बना सकते हो, चिमनी बना सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है बनाने की, कोई काम का नहीं है। भट्टी तुमको थोड़ी आएगा एग्जाम में बनाने के लिए, तो बनाओ भट्टी बनाओ, टेम्परेचर बताओ, इतना नहीं आता। टेम्परेचर का नहीं आता कि इस टेम्परेचर पे कैसी रिएक्शन, बोर्ड्स वाले कभी नहीं पूछने जाएंगे तुमसे। बस ये वहाँ पे यही आएगा कि बताओ रिडक्शन किया गया तो वहाँ पे फ्लक्स कौन था, स्लैग कौन था, कौन रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कहाँ काम किया, या थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन बोल देगा, ठीक है? हाँ सिंपल टाइप का बना लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बना लो, उसमें कोई मना नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बना सकते हो, बना लोगे ऐसे डिजाइन बना लोगे तो याद रहेगा कहानी क्या होती है, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने आयरन का पढ़ लिया, अब पढ़ना आपने वो कॉपर का, जिंक का। कॉपर जिंक का बहुत आसान है, आयरन जो था यही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। कॉपर जिंक सिंपल सिंपल है, मतलब उतने उसमें उतने ज्यादा तबाही नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। जिसको इसको छापना है छापो, बाकी अगर जिसने छाप लिया वो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिसके डाउट, हाँ बिल्कुल छापो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ आराम से, छापो छापो। जिसके डाउट है वो डाउट पूछ सकते हो, बाकी जा सकती है जनता, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अनुष्का, मैं छपरा में हूँ।